किसी शिक्षिका को सिर्फ इसलिए टमाटर पत्थर मारे जाएं और राह चलते गालियां दी जाएं क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाना चाहती थी। इस बात पर भला आज कौन यकीन करेगा, पर ये पौने 200 साल पहले का सच है जब स्त्रियों के लिए पढ़ना शर्म की बात मानी जाती थी। ऐसे में आज कहानी उस दौर की एक ऐसी महिला की जो छोटी जाति से होते हुए भी न केवल शादी के बाद पढ़ी बल्कि पढ़कर लड़कियों के पढ़ने के रास्ते भी खोले और भारत की पहली शिक्षिका के तौर पर सामने आई। सावित्री बाई फूले सिर्फ 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फूले की पत्नी बन गई। उस वक्त तक उन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। उनका सौभाग्य था कि उनका विवाह ऐसे इंसान से हुआ जिनका जन्म ही समाज सुधार और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए हुआ था। ज्योतिबा ने इसकी शुरुआत घर परिवार से अशिक्षित पत्नी को शिक्षित करके की। सावित्री बाई का आगे का जीवन हर कदम पर सिर्फ पति का साथ निभाने पर ही फोकस नहीं था, बल्कि महिला समाज को हर मोर्चे पर संघर्ष के लिए तैयार करने और सशक्त करने पर भी था। पति के साथ प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्री बाई को आगे की शिक्षा में ज्योतिबा के दोस्तों की मदद मिली। आगे उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग के 2 कोर्स भी किए, लेकिन उस दौर की परंपराओं के खिलाफ किसी स्त्री और खास तौर पर निचली जाति की स्त्री के लिए पढ़ाई करना और आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। उच्च जाति के लोग उनके इस कदम से नाराज थे। इस विरोध के बीच ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई के पास 2 विकल्प थे, घुटने टेकना या फिर घर छोड़ना। दोनों ने 1849 में दूसरे विकल्प को चुना, यानी घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद दोनों को दोस्त उस्मान शेख और उनकी पत्नी फातिमा बेगम शेख का सहयोग मिला। सावित्री बाई और फातिमा ने ग्रेजुएशन साथ ही की। इन दोनों ने शेख के घर ही 1849 में पहला स्कूल खोला। 1850 में सावित्री बाई और ज्योतिबा ने 2 और स्कूल खोले। इस कड़ी में धीरे धीरे 1952 तक कुल 18 स्कूल शुरू हुए। शुरुआत में पूना में पहले 9 बालिकाएं स्कूल पहुंची, फिर 25 और आगे वहां की 3 अन्य स्कूलों को मिलाकर 150 बालिकाएं घर से पढ़ने के लिए निकली। लेकिन 9 से 150 बालिकाओं को स्कूल तक लाने का ये सफर इतना आसान नहीं था। स्कूल के रास्ते में सावित्री बाई पर गालियों की बरसात होती। उनके ऊपर सड़े टमाटर, अंडे, गोबर, गंदगी और ईंट पत्थर तक फेंके जाते। ऊंची जाति के विरोध करने वाले लोग शूद्रों और बालिकाओं को शिक्षित करने के उनके काम को पाप बताते थे। कहते हैं इस विरोध को झेलने के लिए वो स्कूल जाते समय अपने बैग में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेकर चलती थी। बालिकाओं को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए फूले दंपत्ति आर्थिक तौर पर कमजोर लेकिन मेधावी बालिकाओं के लिए वजीफे का इंतजाम किया। महाराष्ट्र में कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 52 फ्री हॉस्टल बनाए। स्कूलों में इंग्लिश, गणित, साइंस, सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई पर ध्यान दिया गया। सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया गया। नियमित पेरेंट और टीचर्स मीटिंग शुरू की। इन स्कूलों की बेहतर पढ़ाई ने सरकारी स्कूलों के लिए चुनौती बढ़ाई। कमजोर और दलित वर्ग की बालिकाओं के दाखिले बढ़ने लगे, लेकिन इस बीच उच्च वर्ग के लोगों ने रास्ते में रुकावटें भी खूब डाली। सावित्री बाई यह कहते हुए आगे बढ़ती रहीं कि आपका विरोध मुझे अपना काम जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। सच्चे अर्थों में सावित्री बाई महिला सशक्तिकरण की नायिका थी। 1852 में उन्होंने महिला अधिकारों की आवाज उठाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह, दहेज, सती प्रथा, भ्रूण हत्या और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कमतर आंकने की किसी भी कोशिश का जोरदार विरोध किया और विधवा विवाह पर जोर दिया। शारीरिक शोषण की वजह से गर्भवती होने वाली विधवाओं, बलात्कार पीड़ित लड़कियों और अनाथों के संरक्षण के लिए आश्रम की स्थापना की। उस वक्त सार्वजनिक कुओं से दलितों को पानी नहीं भरने दिया जाता था। उन्होंने इसका भी कड़ा विरोध किया और अपने घर के बाहर सब वर्गों के लिए कुआं बनवाया। उन्होंने नाइयों को विधवाओं के सिर के बाल मुड़ने से मना किया और विधवाएं परिवार समाज के बीच साथ और बराबरी के साथ बैठें, इसके लिए जन जागरण अभियान भी चलाए। महाराष्ट्र में 1875 से 77 के अकाल के दौरान सावित्री बाई की अगुवाई में सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भूख प्यास से मरते लोगों की मदद की। 1896 में महाराष्ट्र एक बार फिर अकाल की चपेट में था। सावित्री बाई फिर से अपने सहयोगियों के साथ पीड़ितों की मदद में जुटी रहीं। अकाल के बाद प्लेग महामारी ने अपने पांव पसार लिए। तब सावित्री बाई और उनके दत्तक पुत्र
यशवंत ने पूना के बाहरी हिस्से में प्लेग पीड़ितों के इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला था। कहते हैं कि जब सावित्रीबाई को पता चला कि पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ का पुत्र प्लेग की चपेट में आ गया है, वे फौरन ही वहां पहुंची और बीमार बच्चे को अपने पीठ पर लेकर क्लिनिक आ गईं। इस घटना के बाद वो भी प्लेग की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। आप उनकी इस कहानी को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।